हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं डीओई का पीवाईक्यू जो पिछले साल आया हुआ है और ये फर्स्ट मिड टर्म वाला पीवाईक्यू है 2025-26। तो इसकी शुरुआत करेंगे आज हम इसके पहले क्वेश्चन से, जो कि आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें दे दिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू स्फीयर एट द सेपरेशन आर इज F। नाउ बोथ द स्फीयर कम इन कॉन्टैक्ट। तो बात ध्यान से समझना, हमारे पास पहले चार्ज जो कूलम्स लॉ होता है वो होगा k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये बन गई फर्स्ट कंडीशन। अब जो भी वो एक्सपेरिमेंट करेगा वो हमारा सेकेंड फोर्स के अंदर तब्दील हो जाएगा। मान लो उसको F डैश बोल देते हैं। अगर आप इसे F डैश बोल देते हैं देन इसमें इसने क्या चेंजेस किए हैं, ये बोलता हूं दोनों स्फीयर को वो कांटेक्ट में ले आया है। इस F डैश को मैं यहां लिख रहा हूं, उन दोनों फोर्सेस को वो कांटेक्ट में ले आया है। अगर आप कभी भी दो फोर्स मतलब दो स्फीयर को जब आप कांटेक्ट में ले आते हैं, यहां Q1 है और यहां Q2 है, दोनों का एडिशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर पड़ा था और डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, यही होगा। तो ये जो नया वाला चार्ज इस पे डेवलप होगा Q1 और इस पे जो नया वाला चार्ज डेवलप होगा Q2, ये दोनों बराबर भागों में बट जाएंगे, मतलब Q1 और Q2 दोनों यही होंगे। क्लियर है। अब इसी में आते हैं कि अगर Q1 और Q2 दोनों यही होंगे तो यहां पर k टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 करेंगे, मतलब यहां हम Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यही हमारा Q1 इंटू Q2 होगा। नीचे की तरफ देखें तो ये आर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो हमने यहां पर ये फुलफिलमेंट कर ली है, या 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन का पार्ट। अब मुझे बताइएगा कि इसमें तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है। इसने बोला है नाउ बोथ द स्फीयर आर कम इन कॉन्टैक्ट, ये भी लिख दिया। एंड अगेन प्लेस्ड एट द सेपरेशन आर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज 16F अपॉन 15। तो इसका मतलब नए वाले फोर्स की वैल्यू दे रहा है। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर लो, आप F अपॉन F डैश यहां पर लिख लो, है ना। F अपॉन F डैश यहां पर लिख लो, तो आप देखेंगे K अपॉन आर स्क्वायर तो कट गया। ऊपर क्या आ रहा होगा, ऊपर आ रहा है Q1 Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 एंड होल स्क्वायर, ये बना। आफ्टर देन आप इस F डैश की जगह क्या पुट करेंगे, 16F अपॉन 15, ये हमें दे रखा है। तो F ऊपर एज इट इज बना रहेगा, नीचे आ जाएगा 16F और अपॉन 15 है तो 15 रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर में चला जाएगा। बस अब यहां से मैथ शुरू हो जाता है, फिजिक्स का पार्ट खत्म हो गया। बस अब आपको क्या निकालना है, यहां पर रेशो निकालना है, मतलब Q1 अपॉन Q2 निकालना है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा जो कि ऊपर बनेगा, और यहां बनेगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो इतना पार्ट होने के बाद अब हम आते हैं अपनी अगली कैलकुलेशन की तरफ। F से F कट रहा है, यहां आ रहा है 15 अपॉन 16, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो 15 यहां Q1 प्लस Q2 की पावर 2 हो जाएगा, और हेयर 16 इंटू 4 यहां Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। अब देखना, अगर आप इस पूरे पोर्शन में रेशो निकालना चाहते हैं, Q1 अपॉन Q2 निकालना चाहते हैं, तो ये बताना क्या ट्रिक लगनी चाहिए जो आसानी से हो जाए। इसको ओपन करने की गलती बिल्कुल मत करना। हम क्या करेंगे, Q1 अपॉन Q2 के रेशो को कुछ मान लेंगे, x मान लेंगे लेट्स सपोज। तो Q1 अपॉन Q2 के रेशो को मैं x लेट कर रहा हूं। अगर ऐसा लेट करा तो यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब Q2 के स्क्वायर से यहां पे डिवाइड और Q2 के स्क्वायर से यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं। सो नाउ अब मैं दोनों साइड यहां पर Q2 का होल स्क्वायर और यहां पर भी Q2 स्क्वायर डिवाइड कर दूंगा, तब ये चीज बोथ साइड डिवाइडेड बाय Q2 स्क्वायर ठीक मानी जाएगी। नाउ 15 इंटू यहां आ जाएगा Q1 अपॉन Q2, क्योंकि स्क्वायर है, पूरा ब्रैकेट अभी होल स्क्वायर कर दूंगा मैं इसे, Q2 अपॉन Q2 raised to power 2. Now here it is 64 and Q1 into Q2 divided by Q2 square, ये से कटा। देखो Q1 अपॉन Q2 को क्या माना था आपने, x, ये पार्ट पूरा कट रहा है,
तो 15 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नाउ 64 टाइम्स ऑफ Q1 अपॉन Q2 x हो जाता है, ये ना। अब यहां इसको आपको ओपन कर लेना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab, हियर इट इज 64 टाइम्स ऑफ x। फिर इसको भी ओपन करेंगे, 15x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 30x इक्वल टू 64x। अब तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये सुनो। तो आगे का पोर्शन करते हैं, इसे मैं थोड़ा सा जूम, अब ये 64x को इधर ले आइए, तो यहां आ जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 64x प्लस 30x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब 64 में से 30 गए, ठीक है, तो 64 में से 30 गए, हाउ मच इट इज, तो माइनस 34x प्लस में 15 इक्वल टू 0, यही बोलोगे। अब यहां x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना। आपका टाइम बचाने के लिए x की वैल्यू मैं बता देता हूं क्या आ रही है, वो आ रही है 3/5। यस नो, दो वैल्यू आएंगे, एक 5/3 एक 3/5, तो जिसमें से हमारी 3/5 वैल्यू मैच कर रही है, तो ऑप्शन सी हमारा ठीक जाएगा, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। और फटाफट आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, और इसमें देखेंगे आप कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 900 पिकोफैरेड और 100 वोल्ट की बैटरी से वो कनेक्ट है। जब उसको पूरा चार्ज कर देते हैं तो उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे बैटरी को। जब भी बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो पॉइंट टू बी नोटेड, सेकंड केस में जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो जाता है ना। जो V है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बदल जाता है और चार्ज हमारा कांस्टेंट हो जाता है। अब यहां सिंपल सी बात है, इनिशियल लेवल पर जब वो एक ही कैपेसिटर है इनिशियल, तो हाफ ऑफ CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन जैसे आप कंडीशन लगा दोगे कि अनचार्ज कैपेसिटर उसने एक और जोड़ दिया, अब जब एक और जोड़ दिया तो ये पैरेलल में जोड़ा होगा, यस और नो, क्योंकि चार्ज को कांस्टेंट रखना है ना। चार्ज कांस्टेंट रखना मतलब बराबर रखना, तो पैरेलल में ही बराबर होगा। अगर पैरेलल में बराबर होगा तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। अब नया वाला पार्ट देखते हैं, इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किस पर निर्भर कर रही है, हाफ ऑफ Q स्क्वायर पर और अपॉन में C इक्विवेलेंट पर। Q तो कांस्टेंट है, तो हाफ ऑफ Q की वैल्यू क्या लिख देंगे, CV का होल स्क्वायर। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2C के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बनेगा 1/4, तो यहां आ जाएगा 1/4, यहां C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में C, एक C से एक C कट गया, तो आपके पास जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो आ गई है हाफ ऑफ CV स्क्वायर। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और ये बनी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों का रेशो लेंगे और आंसर फाइनलाइज हो जाएगा। तो रेशो में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल है हाफ ऑफ CV स्क्वायर और यहां पर देखें फाइनल कितनी आ रही है 1/4 CV स्क्वायर। काटा पीटी करेंगे 1/2 और 4/1, तो 2 से 2 कटा, आंसर क्या आ जाएगा 2:1। ये सुनो, तो ये हमारे ऑप्शन में था, नोट डाउन कर सकते हैं जिसने नहीं किया है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th से रिलेटेड ही है, तो है ना। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 जो हम पढ़ते थे, रजिस्टर और रेजिस्टेंस ऑफ वायर, दो वायरों में कंपैरिजन किया गया है। तो चलो बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इसने क्या बोला है, दो वायर दे दी गई हैं, एक वायर X है, तो यहां पर देखते हैं एक X वायर है आपके पास और एक Y वायर है आपके पास। सेम मटेरियल के हैं, इसका मतलब इनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। द वायर Y हैज ट्वाइस द डायमीटर एंड, तो जो वायर Y है उसका डायमीटर डबल है, मतलब D' जो है, या फिर ऐसा लिखता हूं, डायमीटर DY का ट्वाइस है DX के, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाफ द लेंथ दैट ऑफ X, लेंथ पे भी कमेंट किया गया है कि जो लेंथ है Y की वो आधी हो जाएगी LX के। इसका मतलब इसकी लेंथ को LX और इसके डायमीटर को DX मानेंगे। अब मुझे बताना जो फॉर्मूला यहां पे लगेगा वो कौन सा लगेगा, रो टाइम्स ऑफ L/A, है ना। और इन दोनों का रेशो मांगा है, मतलब रेशो नहीं, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर Y मांगा है ना।
और पहले वाली वायर का रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, कुछ दिया है कहीं? हाँ दिया रखा है, आर दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस हमें आर दे रखा है। तो शुरू करते हैं। देखो रेजिस्टेंस इन एक्स अपॉन रेजिस्टेंस इन वाई, ऊपर रो टाइम्स ऑफ एल एक्स अपॉन ए एक्स, नाउ डिवाइडेड बाय रो टाइम्स ऑफ एल वाई अपॉन ए वाई। फिर आप देखेंगे रो से रो कट जाएगा, यहां आ जाएगा एल एक्स अपॉन में ए एक्स, यहां आ जाएगा ए वाई अपॉन में एल वाई। क्लियर है यहां तक, है ना? अब इतना होने के बाद अब हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी। देखो लेंथ तो सीधे हमारे पास है, अगर मैं एल एक्स अपॉन एल वाई लूं तो 2/1 एल एक्स अपॉन एल वाई बन गया यहीं से, है ना? प्रॉब्लम कहां आ रही है? एरिया में आ रही है। तो एरिया कैसे निकालते हैं? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो पाई आर स्क्वायर होता है, और इसे ही आप इस आर को छोटा आर लिख लेता हूं कहीं आप रेजिस्टेंस ना समझ लें। तो यहां पर ये देखें पाई आर स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर, है ना? पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर। अब अगर आप यहां पर एरिया एक्स का लेंगे तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 4 डायमीटर ऑफ एक्स का स्क्वायर, और अगर आप एरिया वाई का लेंगे तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 4 डी वाई का स्क्वायर। अगर इन दोनों का आप रेशो लेंगे, ए वाई अपॉन ए एक्स चाहिए ना मुझे, तो ए वाई अपॉन ए एक्स, तो पाई अपॉन 4 तो कट ही जाएगा, तो ए वाई अपॉन ए एक्स आपका आ जाएगा डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना? और डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा? इस डी एक्स को इधर ले आएंगे तो 2 बनेगा कि नहीं? डी वाई अपॉन डी एक्स 2, और इसका स्क्वायर करना है तो क्या बना हमारे पास? 4। तो मतलब ए वाई अपॉन ए एक्स आ गया हमारे पास 4, और एल एक्स अपॉन एल वाई कितना आ रहा था? 2, ये आ गया 4, यहां आएगा 8, इन दोनों का रेशो 8 आएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये आर एक्स की वैल्यू हमें आर ऑलरेडी दे रखी है, इसका मतलब आर एक्स की वैल्यू आर है, आर वाई इक्वल टू 8 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आर अपॉन 8 आर वाई। क्लियर है ना? तो सिंपल था ये। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। क्लास 10th के बेसिस पे ही था, लेकिन कई बार इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में जो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड ही पूछ लिया जाता है। इसको कॉपी कर सकते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सो नाउ कम टू द 4th क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जिसमें हमें बोला गया है कि 2 बल्ब हैं, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ सेम पावर। तो 2 बल्ब हैं और ये दोनों के दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, ये भी कहा हुआ है इसने, बट द डिफरेंट मार्क्ड वोल्टेज, इसकी वोल्टेज अलग होगी और इसकी वोल्टेज अलग होगी। तो जो बल्ब है B1 और ये है B2, ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे लिया जाएगा। फिर हमें ब्राइटनेस पे कमेंट किया गया, ब्राइटनेस भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड होती है, कई बार रुकावट पैदा करती है ना करंट के रास्ते में। तो अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लेता हूं पावर का, तो पावर का फॉर्मूला V²/R होता है। अगर मैं यहां पे रेजिस्टेंस को सेपरेट कर लूं तो ये V²/P हो जाएगा। अब मुझे बताना, पावर को इसने खुद बोला है कांस्टेंट है, बोला है कि नहीं? तो ब्राइटनेस मेरी रेजिस्टेंस पे डिपेंड हो गई, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² बन रही है कि नहीं, है ना? पावर कांस्टेंट हो गई तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का स्क्वायर बनेगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन ठीक जाएगा। पहले में तो कहीं स्क्वायर लिखा ही नहीं, दूसरे में भी कुछ नहीं है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर मार्क्ड वोल्टेज, ये वाला सही जा रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन सी जाएगा, है ना? आसान सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद आप अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कर दूं आगे, लिख लिया सबने? अगले क्वेश्चन पर आइए फटाफट। अब ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है। तो चैप्टर नंबर 4 में ये कौन सा टॉपिक है? जब हम फोर्स ड्यू टू चार्ज निकालते थे, है ना, जिसमें फॉर्मूला लगता था BV/Q sin थीटा। लेकिन यहां पर तो हमें वेक्टर क्वांटिटीज दे रखी हैं, तो हम BV/Q sin थीटा ना लगा के क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगता था? F वेक्टर, और यहां पे चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी होता था, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यही बनता था ना BV/Q sin थीटा। अब आप देखेंगे यहां पर वेलोसिटी वेक्टर भी दे रखा है, तो हियर चार्ज इज Q, वेलोसिटी वेक्टर इज V0I कैप, मानते हो, है ना? V0I कैप क्रॉस में। फिर यहां पर देखें ये वेक्टर हमें दे रखा है पूरा B1J कैप, और हियर इट इज B2K कैप। क्लियर है? अब जो V0 है वो तो मैग्नीट्यूड है, उसको भी बाहर ले सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के बीचों बीच लड़ाई होगी,
और इसे हम सॉल्व कर देंगे। इसके लिए क्लास 11th में कुछ बच्चों को ना पता हो तो उनके लिए बता देता हूं, हमने क्रॉस प्रोडक्ट के रूल सीखे थे, जिसके अंदर हम लोग क्या बनाते थे, इधर आई कैप, इधर जे कैप और इधर के कैप, आई जे एंड के। आई से जे पर जाएंगे, अगर आई कैप क्रॉस जे कैप पर जाएंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव के कैप, है ना। ऐसी जे से के कैप क्रॉस करेंगे तो बनेगा पॉजिटिव आई कैप, ऐसी के से आई कैप क्रॉस करेंगे तो बनेगा पॉजिटिव जे कैप। तो आप देखना आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा यहां पर, के कैप, पॉजिटिव के कैप। तो B1 आ गया हमारे पास पॉजिटिव के कैप। फिर आगे देखेंगे यही आई के साथ करेगा, तो हमने क्या सीखा था कि अगर रिवर्स हो जाती है साइकिल, आई कैप क्रॉस के कैप हो जाता है तो माइनस जे कैप लेंगे, क्लियर है। तो ये माइनस जे कैप होगा, ऐसी के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो माइनस आई कैप हो जाएगा, फिर सब में माइनस आने लगेगा, तो यहां पर आ जाएगा B2 माइनस ऑफ जे कैप एंड हियर इट इज Q टाइम्स ऑफ V0, जो कि क्या होता है F वेक्टर। क्लियर है इतना। अब अगले पर आते हैं। अब यहां पर इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो कि होता है B1 स्क्वायर, फिर यहां पर होता है मेरा B2 स्क्वायर। फिर यहां पर देखना इस फोर्स का मैग्नीट्यूड दोबारा, जो कि देखें V0 इंटू क्यू अंडर रूट में, यहां आ जाता है B1 स्क्वायर और यहां आ जाता है अंडर रूट में B2 स्क्वायर। कोई आंसर मैच कर रहा है, ये वाला कर रहा है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ी हमें वेक्टर की जानकारी ही चाहिए थी। जिन बच्चों को आई कैप क्रॉस जे कैप का रूल पता होगा वो आसानी से ऑप्शन ढूंढ सकेंगे, और आई होप आप सभी को तो पता ही था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे हमें बोला है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसके अंदर करंट, स्टडी करंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो स्टडी करंट हमारा यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, आई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द करंट, द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द करंट। तो देखो राइट हैंड थंब रूल लगाना, तो करंट अंगूठे की दिशा में करंट ऊपर गया, उंगलियां अंदर गई, है ना। तो इसे हम बोलते थे इनवर्ड और इसको हम बोल देते थे आउटवर्ड। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार जाती थी, इधर अंदर और इधर से बाहर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन जाएगा। बोलता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड रेडियली, बिल्कुल नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द करंट कैरिंग वायर, वो बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्सेंट्रिक हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तो कॉन्सेंट्रिक हॉरिजॉन्टल सर्कल अराउंड द वायर, है ना। कोएक्सियल हेलिकल तो बनेगा नहीं, तो यहां पे ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, आसान सा सवाल था, है ना, आप लोगों ने कर लिया होगा। किसी को एसएस लेना है तो ले सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इसी के। यहां देखना क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, अ बार मैग्नेट इनिशियली एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अ बार मैग्नेट इनिशियली एट द राइट एंगल, मान लेते हैं नीडल है, बार मैग्नेट इसी को मान लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड अभी यूनिफॉर्म है एट राइट एंगल, तो इसके 90 डिग्री पर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारी इसके 90 डिग्री के एंगल पर है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। तो शुरुआती दौर में एंगल क्या रहेगा इसका, 90 डिग्री। द मैग्नेट इज रोटेटेड, द मैग्नेट इज रोटेटेड टिल टॉर्क एक्टिंग ऑन इट बिकम 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो पहले तो मुझे इनिशियल वैल्यू बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एमबी, हाँ एमबी साइन थीटा। और शुरुआती दौर में इनिशियल लेवल पर जो हमें टॉर्क है वो क्या दे रखा है, 90 डिग्री वैल्यू पुट करूंगा तो साइन 91 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग का टॉर्क कितना दे रखा है, एमबी। अभी बोलता है आगे चल के इसको आधा कर दो, ये बोला है ना, आगे चल के इसी टॉर्क को आधा कर दो। तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एमबी डिवाइडेड बाय 2। और अगर आधा करते हैं, ठीक है, तो द एंगल थ्रू विच द बार मैग्नेट इज रोटेटेड। अब मुझे नया टॉर्क दिखाना है, तो नया टॉर्क क्या होगा, एमबी साइन थीटा अगेन। अब यहां से एंगल बताओ, एमबी से एमबी कट गया, यहां आ गया 1/2 साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री ही होता है हमारा यहां पर 1/2। तो एंगल इस बार चेंज हो गया, पहले कितना एंगल था ये बताओ, 90 डिग्री, अब कितना हो गया 30 डिग्री, दोनों में कितना गैप आया
60 डिग्री। आंसर क्या होना चाहिए? 60 डिग्री। यही पूछा ना? यस और नो? सो आई होप ये वाला भी पार्ट आपका बन गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 से, क्वेश्चन नंबर 8 है, और यहां पर सीधे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में कुछ वेरिएबिलिटी दे रखी है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का पहले तो हमें यह फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने डेरिवेशन की थी ना क्लासरूम में। तो एल की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। एल को यहां पर लोग लैम्डा लिख रहे हैं कि नहीं, है ना? तो ये हमने लैम्डा लिख दिया, लेंथ को इन्होंने लैम्डा लिखा हुआ। ठीक है। अब मुझे एक और बात बताना, अब ये अगर लैम्डा घटेगा तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा। डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ऐसे अगर हम देखें ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। यस और नो? अब आगे देखते हैं अगले पोर्शन पर। अब यहां देखना एरिया बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। एरिया घटेगा तो एल भी घटेगा। यस और नो? बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक जाएगा? लैम्डा और ए, एरिया दोनों इंक्रीज होने चाहिए? नो। अगर लैम्डा घटेगा तो ए इंक्रीज होगा। अगर एल इंक्रीज होगा तो ए डिक्रीज होगा। बताओ क्या होना चाहिए? तो यहां पर क्या लिखा है? विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टन्स एन इंक्रीजेस। तो एल को हमें बढ़ाना है, एन को भी इसने क्या कर दिया? फिक्स नंबर, कांस्टेंट कर दिया। इसका मतलब इस बार हमें क्या बढ़ाना है? बढ़ाना है एल को। एल इंक्रीज कब होगा? जब लैम्डा घटेगा और एल बढ़ेगा। ये वाली कंडीशन जाएगी कि नहीं? तो लैम्डा इंक्रीज होगा, ए कैसे? ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, लैम्डा डिक्रीज होगा, ए बढ़ेगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलो। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके डेरिवेशन भी करते थे और कहा भी करता था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहा है। और इसमें हमें क्या बोला है? ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा दिखता था कि एक तरफ होती थी हमारे पास, आयुष बड़ा डिस्टर्ब करता है भाई तुम। सर मैं तो समझा रहा हूँ कैसे शॉर्ट। अच्छा, तू शॉर्ट ट्रिक बताएगा? वीडियो बना रहा है शॉर्ट। आ जा फिर, तू ही आ जा। आयुष के लिए क्लैपिंग कर दो भाई, आ जा। चलो देखो यहां पर, यहां होता था मेरे पास प्राइमरी वाइंडिंग, यहां होता था मेरे पास सेकेंडरी वाइंडिंग। यस और नो? यहां पर होती थी प्राइमरी वोल्टेज, यहां होती थी सेकेंडरी वोल्टेज। इनका रिलेशन क्या होता था? यहां प्राइमरी वाइंडिंग अपॉन सेकेंडरी वाइंडिंग इज इक्वल टू प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज। होता था कि नहीं? अब मुझे बताना, प्राइमरी वाइंडिंग कितनी दे रखी है? 200, लिख दिया 200। सेकेंडरी वाइंडिंग कितनी दे रखी है? 20,000, लिख दिया 20,000। फिर प्राइमरी वोल्टेज ये वाला माना जाएगा 140, तो 140 दे दिया। और हमें सेकेंडरी वोल्टेज निकालनी है ना? वोल्टेज एज आउटपुट, तो Vs हमें निकालना है। इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, तो Vs की वैल्यू कितनी आ गई? 140 इंटू 100, जो कि कितनी हो जाती है? 14,000। तो ये आ गया मेरे पास सेकेंडरी वोल्टेज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना? सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हम अगले वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन द स्पीड गन इज। अगर हम देखें तो डोपलर इफेक्ट वगैरह भी पढ़ते हैं, तो उसमें स्पीड गन में माइक्रोवेव, रडार वगैरह में भी जो यूज करते हैं, तो रडार गन वगैरह में भी ये सब यूज होता है। तो उसका आंसर है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव इसका आंसर रहेगा। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लेना, पढ़ लेना तो अच्छा है। सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा चैप्टर एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छी और कॉम्पैक्ट लैंग्वेज दे दी गई है, जो कि मैंने आपके नोट्स में इंक्लूड कर दी है, जो पीछे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। अगले पार्ट पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन है वो हमारा आरसी सर्किट से रिलेटेड लग रहा है। कैसे देखना, यहां पर हमें एक 100 ओम रेजिस्टेंस की बात की गई है और बाद में कैपेसिटेंस की बात की गई है। इधर देख सामने, यहां पर देखेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 100 ओम और कैपेसिटेंस एक्सी की वैल्यू दे रखी है 100 ओम और इसको सीरीज में लगाया गया है। उसके बाद वी आरएमएस की वैल्यू है, मुझे दिख गया आयुष तो खड़ा हुआ था। यहां पर देखो वी आरएमएस है 220 वोल्ट,
प्यासा पानी मांग रहा है, पी भाई पी। तो कौवे की याद दिला दी तूने तो। मटके में पत्थर डालेगा फिर पानी ऊपर आएगा तब जाके पिएगा। दे दे भाई, वो प्यासा मर जाएगा। अच्छा, अब यहां पर देखो एक्सी इंपेडेंस निकाल रहे हैं। इंपेडेंस निकालेंगे तो Z इज इक्वल टू हेयर आर स्क्वायर प्लस में एक्सी स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पर R का स्क्वायर है 100 का स्क्वायर, फिर से क्या आया 100 स्क्वायर, 200 स्क्वायर, एक टॉफी 2 टॉफी, तो 2 टाइम्स ऑफ 100 स्क्वायर है। क्या ऐसे समझाना पड़ता है भाई टॉफी आते ही? अभी तो जो लालची लोग हैं ना उनको पैसों में समझाओ कैलकुलेशन। उन्हें बोलो 100 मतलब 100 करोड़ 100 करोड़ 2 मिनट में आ जाएगा, है ना। ऐसे पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे तो नहीं आएगा। तो देखो 100 का स्क्वायर है वो तो आजाद हो जाएगा रूट से बाहर, और यहां आ जाएगा 100 रूट 2 ओम। क्लियर है यहां तक? तो यहां Z की वैल्यू आ गई है। Z की वैल्यू आने के बाद मुझे पता है ना, अगर मैं यहां और डाटा देखूं तो VRMS दे रखा है, VRMS, तो यहां से मुझे मिल जाएगा IRMS इंटू Z। लगा सकते हैं ओम्स लॉ। तो VRMS की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट, IRMS हमें निकालना है और Z की वैल्यू है 100 टाइम्स ऑफ रूट 2। उसके बाद देखेंगे 220 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ रूट 2 इज इक्वल टू IRMS। फिर आप देखना एक 0 से एक 0 कटा, यहां आया 2.2 अपॉन में रूट 2, है ना। कोई अजीब सी कैलकुलेशन आ गई है बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है। IRMS आ चुका है, लेकिन ये मेरी पीक वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना। पीक वैल्यू तो I नॉट होती है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये वाली टिक मत लगा देना। तो IRMS से पीक वैल्यू कैसे निकलेगी देखो, ध्यान से समझो। IRMS का फॉर्मूला क्या होता है? I नॉट अपॉन रूट 2, I नॉट अपॉन रूट 2। अब मुझे I नॉट की वैल्यू चाहिए, तो देखो कितना आसान हो गया मेरे लिए। 2.2 अपॉन रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो I नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो 2.2 एम्पियर है क्या ऑप्शन में? कहीं देखो, ऑप्शन सी। सो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और सबसे अच्छी बात है, इसने एक्स्ट्रा डाटा में 50% चार्ज कैपेसिटर दे रखा है, उसका कोई काम नहीं है। दूसरा, हमें इसने डरा दिया डिस्प्लेसमेंट करंट देके, उसका भी कोई काम नहीं है। तो करंट ही होता है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, फटाफट आप नोट डाउन करिए। अब आते हैं अगले वाले पड़ाव पर। क्वेश्चन हमने 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन रीजन का पार्ट हमें दे रखा है, और इसमें बोला है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूविंग द सेम वेलोसिटी एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोटॉन इज मोर देन दैट ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। बात समझना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स का फॉर्मूला होता है एम नहीं, फोर्स मास इनटू एक्स। अरे भैया 9th में थोड़ी नो। फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? बीवी क्यू साइन थीटा, यस और नो? तो फोर्स होता था बीवी क्यू साइन थीटा। अब एक बात बताना, यहां कहीं मास आ रहा है? चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो, चाहे वो ड्यूट्रॉन हो, फोर्स का मास से कोई लेना देना। इसका मतलब ये तो गलत बोल रहा है, इसका मतलब असर्शन हो गया गलत। फिर आते हैं रीजन पर। द मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन हमारा ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, ये तो बात ठीक बोल रहा है ना। प्रोटॉन को मैं क्या बोलता था? मोटा भाई। इलेक्ट्रॉन होता था छोटा भाई। प्रोटॉन बीच में बैठता है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, ऐसा ना। ओ भाई चैटिंग बाद में कर लियो भाई, कितने फास्ट चैट। पापा को गुड मॉर्निंग करता है सोच रहे, देखा। ट्यूशन आया हूं, खाना नहीं खाया है तो पापा करें स्कूटी मत ले जाइयो। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। शुक्र मना स्क्रीन नहीं दिखाई कैमरे पे। हाँ वो तो पापा का मैसेज आया था इसलिए वो कॉन्फिडेंस से उठ के आया दिखाने। किसी और का आया तो मजाल थी, तुरंत जिम में डालता फोन, लॉक बटन साइड बटन दबा के। अगले पे चलते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स, अरे सारे गोचू देखो यार। व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन इंडिकेटर कॉइल इज डबल, व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन इंडक्टर कॉइल इज डबल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल बिकम 4 टाइम्स। मेरी बात ध्यान से समझना, हमने पढ़ा भी था जो L है n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी भी फॉर्मूला आप ही ने बताया था, म्यू नॉट एन स्क्वायर
ए अपॉन में एल, ये निकलते थे ना, एल सॉरी लेंथ होती थी ये और एल होता था सेल्फ इंडक्टेंस, ये फॉर्मूला होता था। तो इससे हमें पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। अब मुझे बताना, अगर एन को डबल करोगे तो 4 गुना ही बढ़ेगा, 2 का स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा असर्शन करेक्ट। अगला, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी ठीक बोल रहे हैं। तो ए और आर दोनों ही ठीक है, यस और नो। और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, तो ऑप्शन ए सही जाएगा कि नहीं? चलो ठीक है, सारे होशियार हो गए। अगले, आसान नहीं, तूने रिवाइज कर लिए बहुत सारे क्वेश्चन, अब तेरे को आसान लगेंगे। यही चीज है कि अगर 2-3 पेपर कर लोगे ना तो फिजिक्स आसान लगेगी, है ना। लेकिन क्या होता है, हम शरीफ बच्चे हैं, हम क्या करते हैं, एग्जाम आने वाले हैं 8 चैप्टर, तो क्या करेंगे, बैठ के सीधे सारे नोट्स करेंगे थोरोली, है ना। पहले पेपर करने चाहिए भाई, PY क्लासेस तो ले ही लिए। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। लेकिन 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 सुनना, अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर, ये रे ऑप्टिक्स है, काफी बच्चों का नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, मतलब चैप्टर ही नहीं आ रहा है रे ऑप्टिक्स, तो इसे स्किप कर रहा हूं मैं। अगले पर आओ, क्वेश्चन नंबर 15। अब सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ट्राई करेंगे आप लोग, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं अब हमारे। MCQ और असर्शन रीजन खत्म हो गए हैं। सिंपल सी बात है, यहां पर ध्यान से समझना कि अगर यहां हमें कार्टेशियन प्लेन का हवाला दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ये एक एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास ये वाई एक्सिस है, और फिर इसने कहा कि जो चार्ज है वो एक प्लस क्यू है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, तो मतलब यहां पर आ रहा है -d 0,0 और यहां पर है हमारा प्लस क्यू चार्ज। फिर यहां देखें तो यहां है हमारा -q चार्ज, जो कि है मेरे पास +d, 0,0। नाउ ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ, यहां कहीं 0,r,0, यहां पर P पॉइंट है और इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये कुछ ऐसा है कि जैसे हम रिंग करते थे ना, रिंग, यहां से लेकर यहां तक का कुछ डिस्टेंस होगा, यहां से लेकर यहां तक, पाइथागोरस थ्योरम लगाना जरा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस r है, तो ये r² + d² आएगा कि नहीं। फिर यहां देखें तो यहां r² + d² ये आएगा कि नहीं, यस नो। तो ये तो मेरा डिस्टेंस निकल गया। अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूफ करना चाहता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो ये रिपेल करेगा, इधर जाएगा कि नहीं, है ना, ये इधर भागेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इधर भागेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहीं लगेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन हम रिंग में भी करते थे, तो रिंग के अंदर याद हो तो P पॉइंट यहां होता था, यहां से यहां पे सेम डिस्टेंस लिया करते थे। उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, 2kqd, जो चार्ज है qd और d डिस्टेंस है, अपॉन में हम लिया करते थे r² + d² की पावर 3/2, याद है डेरिवेशन, वहां पर हम x लेते थे d को, है ना, r² + x² की पावर 3/2, ये सुनो। तो इसी पोर्शन को यहां पर हम उठा के लाएंगे और देखते हैं व्हाट विल हैपन। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी बिल्कुल वही होगी, 2kd, d हमारे पास डिस्टेंस है, मतलब ये एक तरीके का रेडियस माना जाएगा कि नहीं। मान लो इसे रिंग की तरह ट्रीट कर लें, है ना, ये P पॉइंट बाहर होगा, बिल्कुल वही डायग्राम बनेगा कि नहीं, है ना, इससे जल्दी होगा पार्ट। तो ये रिंग हो गई और ये P पॉइंट हो गया, तो आप देखेंगे 2kqd अपॉन r² + d² रेज़ टू पावर 3/2। इसका डाइपोल मोमेंट बताइएगा, इसका डाइपोल क्या होगा, दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं, +q - q, तो डाइपोल का फॉर्मूला क्या होगा यहां पर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम, d + d कितना हो जाएगा, 2d। तो आप देखेंगे 2 आ रहा है और उसके बाद q भी आ रहा है और उसके बाद d भी आ रहा है, 2qd, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये बनेगा मेरे पास kp अपॉन r² + d² की पावर 3/2, यस और नो। अब एक और चीज बताना मुझे, जो r की वैल्यू है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन d होती है कि नहीं, तो d हमारा नेग्लेक्ट हो सकता है कि नहीं। अगर आप इसे नेग्लेक्ट करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास अप्रोक्सीमेटली kp अपॉन r² रेज़ टू पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा और आंसर क्या आया, अप्रोक्सीमेटली kp अपॉन r³। इसका मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है, यही हमें प्रूफ करना था, है ना।
सो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं दोबारा बताता हूं, दोनों के कोऑर्डिनेट लिए, एक पी पॉइंट जैसा उसने बोला वो रखा, ये पूरा पार्ट एक रिंग की तरह ट्रीट हो रहा है। मुझे एक्सप्रेशन याद आया कि ये पार्ट तो हमने रिंग में किया हुआ है, इस फॉर्मूले को उठाया, यहां पुट किया, डाइपोल के साथ उसको रिलेट किया, और जो जैसा इसने कहा आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, तो हमने डी को नेग्लेक्ट किया, नेग्लेक्ट करते ही मेरे पास आर की क्यूब आ गई, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। फटाफट आप इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चुप हो जाइए, अब स्टार्ट कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। द डाइपोल मूवमेंट दे रखा है, मतलब P की वैल्यू दे रखी है, P की ये सुंदर सी वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -5 कूलम मीटर, फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, थीटा 0 डिग्री है, टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रखी है, उसकी भी बहुत बढ़िया सी वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 4, यस और नो। अब इसके लिए हमें क्या बताना, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकलता था, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से, है ना। वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू ही क्यों होता था, क्योंकि ये सारा पार्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आता है। कंजर्वेटिव फोर्स में डेल्टा यू होता है। फोन अंदर रख दे, अब दिखाइए फोन, अब नहीं दिखाएगा ला, अब नहीं दिखाया ना, क्या गड़बड़ है भाई, पापा का मैसेज आया तुरंत दिखाया। चलो कोई बात नहीं भाई, करो तुम, गुड मॉर्निंग करो भाई सुबह सुबह, कोई बात नहीं। चलो u इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ई कॉस थीटा, यस नो। तो यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है P इंटू ई कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री है -1, तो यहां आ जाएगा माइनस पीई, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आ गई। उसके बाद आते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होती है अगेन पीई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हमारा क्या रहेगा, 180 डिग्री, तो माइनस या कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1, -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहां आ जाएगा प्लस में पीई, यस और नो। अगर आप यहां पर चेंज की बात करते हैं तो यूएफ माइनस यूआई हमारा कितना निकल कर आएगा, यहां पर आ रहा है माइनस पीई, है ना, फाइनल आ रहा है मेरा पीई पॉजिटिव, माइनस में इनिशियल कितना आ रहा है माइनस पीई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के, है ना। तो जो वर्क डन है वो आएगा मेरा ट्वाइस ऑफ पीई। अब यहां वैल्यू पुट कर दो उठाकर, तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है 10 की पावर -5, ई की वैल्यू कितनी आ रही है 10 की पावर 4, तो वर्क डन हमारा कितना आएगा 2 इंटू 10 की पावर -1। आंसर क्या आ रहा है 0.2 जूल, यस और नो। मजा आया, यस सर। चलो लो भाई मजे लो, जल्दी लिखो। तो अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास, देखना फिगर शो अ नेटवर्क 5 कैपेसिटर। तो 5 कैपेसिटर हैं, कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड बाय द 20 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। तो देखो सिंपल है, जबकि 10 वोल्ट की बैटरी इधर है तो 10 वोल्ट की बैटरी ही इधर होगी, मानते हो कि नहीं। अब चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू सी भी लगा दोगे, तो C की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 20 माइक्रो फेरेड 10 की पावर 6, और यहां आ जाएगा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 210 की पावर -6 कूलम, यस नो, 200 माइक्रो कूलम। लेकिन अगर मैं बोलूं, इसी क्वेश्चन में हो गया मान लो, अगर मैं बोलूं कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, कई बार ये भी आता है कि इस 5 माइक्रोफेरेड पे चार्ज निकालना है। इस क्वेश्चन के अंदर तो आसान दे दिया कि 20 माइक्रोफेरेड पे, अगर मैं बोलूं कि 5 माइक्रोफेरेड पे चार्ज निकालना है तो उसके लिए फिर प्रोसेस लगता है ना, वो आप करोगे। लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि इसका सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इसका कैपेसिटेंस का सी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ध्यान से समझना, ये 15 और ये 5 दोनों पैरेलल है कि नहीं, अरे ऐसा नो, पैरेलल में सिंपल एडिशन होता है, ये हो जाएगा 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। ऐसे यहां पे देखो ये 10 और 10 कितना हो जाएगा, फिर से 20 हो जाएगा, फिर से यहां पर आ गया 20 माइक्रो कूलम फेरेड का कैपेसिटर। उसके बाद चलते हैं नीचे की तरफ, नीचे वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी हमें कितना दे रखा है 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। क्या आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं निकाल सकते, ऊपर देखेंगे दोनों के दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो हम क्या करते हैं प्रोडक्ट न्यूमरेटर में 10 की पावर 12 हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या करते हैं दोनों का सम 10 की पावर -6 हो जाएगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा और यहां 10 आ जाएगा,
तो यहां रहेगा 10 इंटू 10 की पावर -6, तो यहां रहेगा 10 माइक्रोफैरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ये सुनो, इसके बाद फिर आपका आगे का रास्ता खुल जाएगा। तो आई होप मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बना दिया, एडिशनली मैंने अपनी तरफ से आपको होमवर्क दे रहा हूं कि 5 माइक्रोफैरेड पर आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गैल्वेनोमीटर। फटाफट ट्राई करेंगे फिर मैं स्टार्ट करूंगा, जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन है कन्वर्जन से रिलेटेड, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन का जो पार्ट आता था उससे रिलेटेड है। ये बोलता है गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस G है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वोल्टमीटर। तो सबसे पहले देखो V इज इक्वल टू IR लगाएंगे, बात नहीं करो, यहां देखो। तो V इज इक्वल टू IR, इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R होता था और यहां पर प्लस में क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब वो आगे क्या ऑपरेशन कर रहे हैं इसमें वो देखते हैं। बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस R इन सीरीज इन इट, वो तो हमें पता है कि होता ही है। हाउ मच द रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज द रेंज V/2। अगर इस V को V/2 कर दें तो सीरीज की वजह से IG तो सेम रहेगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस है नया वाला वो चेंज हो जाएगा। और गैल्वेनोमीटर तो सेम ही रहता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। यस और नो? अब इन दोनों का हमें रिलेशन पता करना है और फिर उस हिसाब से फिर हमें रेजिस्टेंस देखना नया वाला क्या आएगा। तो V/V/2 इक्वल टू IG, बात नहीं कर आयुष, कौन बोला बता, नाम ले उसका, तो अभी मुर्गा बनाएंगे उसे। अच्छा, नाम किसी का नहीं, इतना डरते हो भाई? तो चलो छोड़ो। यहां पर देखो 2/1, यहां हो जाएगा R प्लस में G और यहां आ जाएगा R' प्लस में G। अब हमें R' की वैल्यू यहां से सेपरेट करनी है, तो R' प्लस G इक्वल टू R प्लस G डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। नाउ R' बिकम R प्लस G डिवाइडेड बाय 2, माइनस में G हो जाएगा। तो यहां देखें R प्लस G माइनस 2G डिवाइडेड बाय 2 होगा, जो कि बनता है R माइनस में G, R माइनस में G डिवाइडेड बाय 2। अगर ये दोनों वैल्यू हमें दे दी जाए तो आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं? या फिर यहीं पर IG की वैल्यू दे दी जाए और इस G की वैल्यू दे दी जाए तो भी आंसर निकाल सकते थे, है ना? यहां से भी फॉर्मूला बन सकता था। कैसा बनेगा वो फॉर्मूला? V/2, IG आएगा डिनोमिनेटर में, IG डिनोमिनेटर में गया और माइनस में G लिख दो, तो R', यहां से भी एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। यस नो? और यही किस मतलब 2 या 3 नंबर में है ये क्वेश्चन, आई थिंक 18 है ना, तो 2 मार्कर है, इतना सही करना था हमें। सो आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, जिसको नोट डाउन करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जाता है और आसान भी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि हम पढ़ते भी थे कि जो हमारे पास एक कॉइल होती थी और इसमें लगा होता था AC सोर्स, है ना, इसे हम बोल देते थे कॉइल 1, और एक कॉइल होती थी सेकेंडरी, दूसरी कॉइल होती थी, इसके अंदर लगा होता था गैल्वेनोमीटर, इसे हम कॉइल 2 बोल देते थे। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन बनाते हैं सबसे पहले। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसमें होगा? सबसे पहले बिटवीन 2 कॉइल्स, 2 कॉइलों के बीच में होगा, बिटवीन 2 कॉइल्स। ठीक है, बिटवीन 2 कॉइल्स, फ्लक्स्ड, ऐसा लिखेंगे, फ्लक्स्ड linked with one coil, flux linked with one coil whenever a unit current passed through the another coil। एक और डेफिनेशन हम यहां पर लिख सकते हैं इसी के लिए, वो क्या होगी देखना। अगर हमने यहां पर पढ़ा EMF होता है -mdI/dt, यही होता है फैराडे लॉ, है ना, mdI/dt। अगर मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं तो वो होता है mdI/dt। अब मुझे एक और बात बताना, इफ ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को मैं 1 मान लूं, 1 एम्पियर पर सेकंड मान लूं, तो जो मेरा EMF है वो m के बराबर आ जाएगा कि नहीं? तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं
म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द ईएमएफ when di upon dt, मतलब रेट ऑफ फ्लोइंग करंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। और इस म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी। क्या होती है? हेनरी, है ना। ये हमारा थ्योरी पोर्शन बना। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं, है ना। ये तो हमने देख ही लिया, अब इसे मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि अगला क्वेश्चन है, इसी के बेसिस पर है न्यूमेरिकल लिखना है। आप लिख लेना, अब इसे तो समझ तो आ गया होगा, है ना, बाकी रिकॉर्ड पे तो रहेगा ही। अब आते हैं इसी के बाद अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हमें दे रखी है और यहां पर इंडक्टेंस दे रखा है 1.5 हेनरी। सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे -m/di/dt। तो सबसे पहले तो हम यहां पे di जो भी चेंज आए करंट में अपॉन dt वो देखेंगे। तो इसने बोला द करंट इन द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर। तो पहले 0 था, फिर 20 गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और यहां टाइम कितना आ गया? 0.5। तो टोटल कितना हो गया? 40 एम्पियर पर सेकेंड। ये सुनो, ये आधा है ना, आधा ऊपर जाएगा तो 40 बन गया होगा। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो m टाइम्स ऑफ di/dt की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब आप देखना यहां पर फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है 1.5 हेनरी और ये आ जाएगा 40। आंसर आ जाएगा कि नहीं? तो 15 × 4 क्योंकि 10 है, ये इससे कटेगा, तो आंसर कितना आया? 120 वोल्ट। यस और नो? यस सर। पक्का 120 आएगा? 15 का चौथाई भाग, 15 15 30, 60 आएगा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 60 वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ आ गया। तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है और आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट नोट डाउन करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपको 4 चार्जेस दे रखे हैं। तो देखते हैं किस प्रकार इसका वर्क डन निकलेगा। तो यहां पर देखेंगे कि हमारे पास अलग अलग चार्जेस दे रखे हैं। तो यहां होगा प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, अगेन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। चारों कॉर्नर पर है। फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड। तो देखो इसमें डायगोनल भी तो बनते हैं, है ना, यहां से यहां तक डायगोनल। इनके रिलेशन कितने बन सकते हैं? जितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो कितने रिलेशन बन रहे हैं आपस में? 1 2 3 4 5 और 6 डायगोनल भी बन रहा है। अब इसकी साइड वाइड दे रखी है क्या? हाँ दे रखी है, डी दे रखी है। तो ये बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इसकी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ डी। यस नो? तो अब चलते हैं आगे वाले पोर्शन पर। अब देखना यहां पर सबसे पहले तो ये जो चारों पार्ट हैं, तो हमारे पास जो वर्क डन निकलेगा या पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में लेंगे तो k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R। R मतलब यहां डिस्टेंस है d। तो अगर आप यहाँ पे नेट इसका चारों का पेरीफेरी का निकालते हैं, मतलब A B C D का निकालते हैं पोटेंशियल, तो वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ k टाइम्स ऑफ Q इंटू Q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। यही बनेगा कि नहीं? अगर हम आते हैं इन वाले पोर्शन की तरफ, यहां पर देखें। अच्छा एक और चीज, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा। इनका प्रोडक्ट नेगेटिव, इनका प्रोडक्ट नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव ही बनेगा सब पर, है ना। तो डी स्क्वायर नहीं आएगा, डी स्क्वायर हटाएंगे, ओनली डी। अब यहां देखना, अगर मैं डायगोनल के लिए निकालता हूं, किसके लिए? बी डी के लिए और फिर ए सी के लिए, तो फिर यहां पर देखेंगे हम लोग, यहां हो जाएगा मेरे पास k टाइम्स ऑफ Q इंटू Q और Q इंटू Q। देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर पॉजिटिव, तो k टाइम्स ऑफ Q इंटू Q डिवाइडेड बाय, दो डायगोनल हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहां पर? √2 टाइम्स ऑफ डी। अब मुझे वर्क डन निकालना है तो इन दोनों का एडिशन, -4 टाइम्स ऑफ KQ स्क्वायर अपॉन डी, प्लस फिर यहां पर देखेंगे 2 टाइम्स ऑफ KQ स्क्वायर अपॉन में √2 टाइम्स ऑफ डी, तो ये भी √2 हो जाएगा कट के। अब जो कॉमन आ रहा है वो देखना, k टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर अपॉन में डी
यहां आ जाएगा -4 प्लस में √2। ये वर्क डन बना पहले पार्ट का, यस है ना। और जैसा कि आपने बताया सेकंड पार्ट आपने बिल्कुल ठीक बताया कि अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल इसके सेंटर पे रख देता हूं देन व्हाट विल हैपन। अगर मैं यहां पे सेंटर पे कोई टेस्ट चार्ज रखता हूं तो देखना ये तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, यस नो। ये भी बराबर, इतना ही प्लस है उतने ही माइनस हो जाएंगे। तो सारे चार्ज अगर आप देखेंगे तो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू फिर माइनस क्यू, टोटल कितना हो जाएगा। जीरो जब सोर्स ही नहीं रहा तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो वर्कडन भी क्या रहेगा, है ना। तो यहां पर वर्कडन लगेगा ही नहीं, एक्सटर्नल वर्कडन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी यहां पर। तो सेकंड पोर्शन तो यहीं खत्म हो गया और फर्स्ट यहां क्लियर है। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। फटाफट इसे नोट डाउन करो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोजेस्ट अप्रोच से रिलेटेड, और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है ध्यान से समझना। इसने कहा है स्टार्टिंग में दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों का इनिशियल डिस्टेंस r है, उसमें से एक चार्ज पार्टिकल की गति मैंने v वेलोसिटी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, तो जो दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल वो रिपेल करेगा कि नहीं, वो भी दूर भागता हुआ जाएगा। तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल जब आगे बढ़ेगा तो इसकी स्पीड में ड्यू टू द रिपल्शन कुछ तो घाटा होगा ना, तो ये जो वेलोसिटी है वही ये वेलोसिटी होगी। अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल सेम वेलोसिटी से आगे जाएंगे कि नहीं, तो सबसे पहले तो इसमें लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और फिर लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी, और वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। छोटू इधर हर बार मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तभी तू बोलता है, बोला कहाँ है? कोई दुश्मनी है तो बता, नहीं है अंदर से कोई खुंदक, चल ठीक। तो यहां पर देखेंगे टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, फिर बोल रहे सही है राइट भाई दुनिया हंसेगी नहीं पड़ेगा तो। यहां देखो चार्ज क्यों है, इसका मास m है, ये दूसरा चार्ज क्यों, फिर बोल रहे मुर्गा बन जा। अब यहां देखो ये डिस्टेंस r है ना। अब यहां ध्यान से समझना, स्टार्टिंग में ये वाला पोर्शन रेस्ट पर होगा और इसकी जो वेलोसिटी है वो v होगी। अब देखना इनिशियल मोमेंटम हमारा फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, तो यहां पर देखेंगे मास इनटू वेलोसिटी, फिर देखेंगे हम यहां पर मास इनटू वेलोसिटी, फिर उसके बाद देखना ये तो था बिफोर, लेकिन जैसे ही ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इसके नियर बाय पहुंचेगा, पास में पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी बदल गई होगी, यस और नो। अरे यस और नो, यस सर तो यहां पर यस सर तो बोल रहा है बोर्ड पे बिना देखे, फोन में लगा हुआ था मुझे पता नहीं है क्या, रडार पे है बेटा तू, यहां देख ले, फोन देख रहा है यस सर। यहां पर देखो यहां से लेकर यहां तक का जो नया वाला डिस्टेंस आएगा वही मुझे निकालना है। अब यहां v डैश और v डैश तो कॉमन पार्ट हो गया। अब देखो फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं, यहां पर मास m है, ये v डैश हो जाएगा, फिर मास m है सेम, फिर v डैश हो जाएगा, फिर आप देखेंगे यहां पर मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m v डैश हो जाएगा, m से m कट जाएगा, v डैश इज इक्वल टू v/2 आ गया, यस और नो। तो नई वाली वेलोसिटी पता लग गई। अब नई वाली वेलोसिटी पता लग गई तो काइनेटिक एनर्जी में हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv²। अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m ऑफ v डैश का स्क्वायर, v डैश मतलब v/2 का स्क्वायर। फिर जो काइनेटिक एनर्जी हमारी फाइनल बनेगी वो क्या बनेगी, हाफ ऑफ m ऑफ v² 1/4, यस और नो। तो ये तो हमारी एनर्जी थी प्रीवियस वाली। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन, अब इसमें हमें चेंज लेना है, वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। तो यहां पर देखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज क्या आएगा, देखो हाफ ऑफ mv² है, इसमें से हमने कितना घटाना है, 1/4 ऑफ हाफ ऑफ mv², यस और नो। mv² को टॉफी मान लो, यस और नो। अरे मान सकते हैं कि नहीं, तुम हंसते हो भाई, तुम करो फिर जल्दी जल्दी करो स्टार्ट। ये देखो ये वाली बॉडी रेस्ट पर है तो इनिशियल लेवल पर काइनेटिक एनर्जी तो एक की ही होगी, जिसको हाफ mv² बोल रहे थे। तो इनिशियल लेवल पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, एक हाफ mv²। लेकिन जब यहां पर आओगे फाइनल में, तो फाइनल में तो दोनों बॉडी भाग रही हैं। जब वो दोनों बॉडी भाग रही हैं इसका मतलब जो मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी तो 2 बार होनी चाहिए कि नहीं, दोनों पार्टिकल की है ना। तो ये तो मैंने एक बार लिखी है, तो इसको क्या कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई। जैसे आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यस और नो। अब आ जाएगा आपका आंसर। तो यहां देखेंगे हाफ ऑफ mv² माइनस में
ये 1/2 को देश निकाला दे दो, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक 2 से एक 2 कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा 1/4 1/4। अब आंसर निकाल के दिखा सकते हो कि नहीं मुझे? तो एक अंदर आएगा 1/2। करो जल्दी फटाफट फटाफट। चलो अब इसको पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दो और आंसर आप ही ने निकाल दिया। तो देखो आधा और यहाँ 1/4, तो आधे में से 1/4 घटा दो तो बचेगा 1/4 mv²। अब ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसके चार्ज के बीच में, वो निकालते हैं। तो ये होगी मेरे पास k टाइम्स ऑफ Q², जो भी चार्ज है Q²/r। r निकाल लोगे, k की वैल्यू 1/4πε0 पुट कर दोगे और आंसर खत्म हो गया, है ना। फटाफट करो, फिर मैं आगे स्लाइड बदलता हूं। कर दूं स्लाइड ऊपर कर दूं? यहां देखो, अब यहां k की वैल्यू, r की वैल्यू निकालनी है, तो k टाइम्स ऑफ Q², ये ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा m ऑफ v² और यहां आ जाएगा r। मुझे क्या निकालना था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो कि r आ गया। अब k की वैल्यू 1/4π पुट कर सकते हो, तो 4 × 1/4πε0, यहां आ जाएगा Q² अपॉन में mv², 4 से 4 कटेगा, तो अब क्या आ जाएगा ये हमारे पास Q² अपॉन में πε0 mv²। यही आ गया क्लोजेस्ट अप्रोच, यस नो। तो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 कंडक्टिंग वायर x एंड y ऑफ सेम डायमीटर। 2 कंडक्टिंग वायर है x एंड y हैविंग सेम डायमीटर बट द डिफरेंट मटेरियल। तो इसमें एक वायर ये बना देते हैं x और एक वायर ये बना देते हैं जो कि है y। Different material are joined in series across the battery if the number density of electron, ये nx दे रखा है नंबर डेंसिटी और यहां पे ny दे रखा है, तो इन्होंने कहा है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन x इज ट्वाइस द नंबर डेंसिटी ऑफ y। तो nx अपॉन में ny, जो कि क्या हो जाता है 2/1 हो जाता है, यस नो, यस नो। अब देखना ध्यान से, सबसे पहली बात तो मुझे ये बताइए कि जब कभी भी हम नंबर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे तो ऐसे पढ़ाता था ना, I = नाई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मुझे बताना करंट को कांस्टेंट बोलता है कि नहीं? अरे सीरीज में लगाए ना, सीरीज में तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा, उड़ा दो तो करंट खत्म हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। डायमीटर कांस्टेंट बोलता है, डायमीटर बराबर है एरिया भी उड़ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट होती है। फिर आगे क्या बोलता है, रेशो बताना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो अगर सारी चीजें कांस्टेंट ही हो गई हैं तो यहां पे सिर्फ नंबर डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बचता है। अब बताना नंबर डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कौन हो जाएगा, दुश्मन। अगर नंबर डेंसिटी बढ़ी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटी, नंबर डेंसिटी घटी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ी। नंबर डेंसिटी बोलते हैं कि रेशो आ रहा है 2:1। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें नंबर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, तो हमें यही तो बताना था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशो क्या होगा, यस नो। उल्टा हो जाएगा कि नहीं, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2/1 की जगह क्या हो जाएगा 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1:2। क्लियर है, आंसर खत्म। दोबारा बताता हूं, सिर्फ इस फॉर्मूले में देखना था क्या क्या चीज कांस्टेंट आ रही है, वो काटते गए। अंत में हमें क्या मिला, नंबर डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई और आंसर आपके सामने आ गया, है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं पॉज कर रहा हूं वीडियो ताकि आप लिख पाए।